हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज 9 चैप्टर, जिसका नाम है ग्रामीण एवं शहरी जीवन। ग्रामीण एवं शहरी जीवन। आगे नहीं पढ़ते हुए हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ते हैं। कृषि में गहनता। आज हम अपने आसपास लोहे से बनी अनेक वस्तुओं एवं औजारों को देखते हैं, जिनका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। कृषि से लेकर भवन निर्माण तक का काम लोहे के बिना संभव नहीं है। लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास एशिया माइनर में लोहे की खोज ने मानव जीवन में एक क्रांति ला दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से हो रहा है। अब हल के फल लोहे के बनाए जाने लगे। लोहे के फल बनने से खेतों की जुताई अधिक होने लगी और पैदावार भी बढ़ने लगा। इसके बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। सिंचाई। कृषि के पैदावार में वृद्धि से लोग एक जगह स्थायी रूप से बसते गए और यह एक गांव का रूप लेता गया। राजा और उनके राज्य के लिए भी गांव महत्वपूर्ण होते थे। प्रायः राजा किसानों से कुल उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में वसूल करता था। अतः राजस्व में वृद्धि के लिए कृषि का विकास जरूरी था। राजकीय स्तर पर सिंचाई के लिए नहरें, कुआं, तालाब और जलाशय बनाए जाने लगे। इन संसाधनों के प्रयोग होने से पैदावार में वृद्धि होने लगी और ग्राम धीरे धीरे समृद्ध होते गए। समृद्ध यानी बड़ा, विशाल, गहरा होते गए। गांव का निवासी। गांव में कृषक के अलावा कुम्हार, बढ़ई, लोहार, बुनकर, शिल्पकार भी साथ साथ रहने लगे, जिससे गांव में आवश्यकता की सारी चीजें आसानी से उपलब्ध होने लगी। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के गांव में प्राय 3 तरह के लोग रहते थे: बड़े किसान, छोटे किसान एवं भूमिहीन कर्मकार। उत्तर भारत में गांवों में जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी वह गांव का प्रधान होता था। वह ग्राम भोजक भी कहलाता था। ग्राम भोजक कर भी वसूलते थे। ये कभी कभी न्याय और पुलिस का भी काम करते थे। यह पद आनुवंशिक होता था। इनकी जमीन पर मजदूर और दास काम करते थे। छोटे किसानों को गृहपति कहा जाता था। इसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वे दूसरों के जमीन पर काम करते थे। यह मुख्यतः दास और कर्मकार होते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े किसानों को वेल्लाह कहा जाता था। इसके पास गांव की अधिकतर भूमि थी। उन्हीं से किसान वर्ग बना था। वेल्लाओं को शासक के समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त था। साधारण हलवाओं को उनवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को कैडिशियर कहा जाता था, जिनकी स्थिति लगभग गुलामों की तरह थी। पेरियार लोग भी खेतीहर मजदूर थे, लेकिन पशु की खाल या चर्म का काम करते थे। पुल्लेयन लोग रस्सी की चारपाई बनाते थे। शहरों का विकास। लोहे के प्रयोग से सबसे ज़्यादा लाभ यह हुआ कि नदी घाटियों से दूर भी बस्तियां की स्थापना हुई। इन शहरों की संख्या भी कांस्य युगीन शहरों से ज़्यादा हुई और इसका निरंतर विकास होता गया। यात्रा विवरण, कहानियाँ, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व वस्तुओं के माध्यम से हम विभिन्न शहरों की बनावट तथा वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में जानते हैं। प्राचीन नगर की मूर्तिकलाएं हमें आज भी आकर्षित करती है। मूर्तिकार कलात्मक ढंग से मूर्तियां उकेरते थे। जैसा आज हम झारखंड में देखते हैं कि मल्हार, यावर यानी बंजारा जिसको बोलते हैं, एक ऐसी जाति है जो मिट्टी से अनेक प्रकार की मूर्तियों को ढांचा में ढालकर आग से पका देते हैं और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। प्राचीन नगरों की इमारतें सुंदर और मनमोहक होती थी। अवशेष की खुदाई द्वारा दिल्ली में
वैल्य को प्राप्त हुए हैं। इसकी आकृति आज के रिंग कुएं जैसी थी। पुरातत्ववेताओं के अनुसार वैल्यकूप का उपयोग गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए किया जाता था। पुरातत्ववेता मतलब प्राचीन इतिहास और संस्कृति का विद्वान होते थे, जिसे इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, के अनुसार वैल्यकूप गुसलखाने की कूड़ेदान के लिए किया जाता। आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि ये घर लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। प्राचीन शहर की जानकारी हमें नाविक और व्यापारियों की यात्रा विवरणों से प्राप्त हुए हैं, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से दूसरे देशों में जाते थे। जब लोग व्यापार करते थे तो निश्चित रूप से वह सिक्कों से परिचित थे। यहीं तक फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हम लोग सिक्के से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ओके, ले ये देख लीजिए, ये सांची की मूर्ति कला है, सांची की मूर्ति कला है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।